Okay, yes. So correct answer is A, retribution. Next question is the concept of situational crime prevention is explained in, and options are rational choice theory, power control theory, conflict theory और drift theory. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है इनमें से किस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, एंड ऑप्शंस है रैशनल चॉइस थ्योरी, पावर कंट्रोल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या ड्रिफ्ट थ्योरी. Yes, rational choice theory is the correct answer. Second answer is rational choice theory. Next question is it's an assertion region question. Assertion is criminal behavior is learned behavior and reason is learning occurs in interaction with other person in a process of communication. So question क्या है कि criminal behavior एक learned behavior है और reason क्या है कि learning जो होती है वो communication के process से होती है. ठीक है, ये सदरलैंड का जो 9 postulates थे उसमें से है ये क्वेश्चन. तो ऑप्शन क्या होगा? Yes, both A and R are true. Next question, crime committed in course of occupation is called. ऐसा कोई भी क्राइम जो कोई पर्सन अपने ऑक्यूपेशन के दौरान करता है यानी अपने ऑक्यूपेशन में ही करता है, दैट इज कॉल्ड डेकॉइटी, व्हाइट कॉलर क्राइम, टेररिज्म या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. Correct option is B, that is white collar crime. Next question is question number 5. Following are the modes of adaptation explained by Robert Merton. हमें ये 4 मोड्स बताए हैं एडेप्टेशन के जो कि रॉबर्ट मर्टन ने दिए थे, दैट इज कंफर्मिटी, रिट्रीटिज्म, रेबेलियन, इनोवेशन. अब हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर में करना है इसको. ओके, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए डी बी सी. अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो मोड ऑफ अडेप्टेशन को हमें सीक्वेंस में रखना है. तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, है ना. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाने से हमारा सी सबसे पहले आएगा, तो यानी कि कन्फर्मिटी सबसे पहले आएगा. ठीक है, उसके बाद आई, है ना, इनोवेशन, सी के बाद आई आएगा, तो ये हो जाएगा इनोवेशन. ठीक है, फिर अब हमें कंफ्यूजन है रेबेलियन या रिट्रीटिज्म में. तो रेबेलियन सबसे लास्ट में आता है क्योंकि ये अपने ही गोल्स और मीन्स खुद से न्यू डेवलप करते हैं, पुराने वाले को रिजेक्ट करते हैं और न्यू डेवलप करते हैं. तो रेबेलियन आएगा सबसे लास्ट में और बचा फिर हमारे पास रिट्रीटिज्म.
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए डी बी सी। नेक्स्ट इज यू हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हेडोनिज्म, व्हाइट कॉलर क्राइम, एटाविज्म, एडिपस कॉम्प्लेक्स, और लिस्ट 2 में है हमारे पास सदरलैंड, फ्रॉइड, बेकेरिया, लोम्ब्रोसो। क्या ऑप्शन आएगा? हेडोनिज्म आप सबको पता है। हेडोनिज्म इज प्लेजर पेन प्रिंसिपल, तो जो कि कॉन्सेप्ट दिया था बेकेरिया ने, ठीक है। तो ए का जो है थर्ड हो जाएगा, और जो कि ए के ऑप्शन में है। लेकिन हम बाकी सारी चीजें भी देख लेते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में है, तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्सेप्ट दिया था सदरलैंड ने। एटाविज्म जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था लोम्ब्रोसो ने, है ना। जो बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट था वो एटाविज्म का था। एंड देन इडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दिया था फ्रॉइड ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, तो और इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब जो बच्चा है वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि जो मेल है ना, या बॉय है, वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, दैट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स। और इसी तरीके से होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहां पर जो फीमेल है या गर्ल चाइल्ड है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉय जो है मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जो गर्ल चाइल्ड है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेलिंक्वेंट बॉयज द कल्चर ऑफ द गैंग? नो, ब्रेथवेट इसका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इज कोहेन, अल्बर्ट कोहेन। और 1955 में वाली ये बुक लिखी गई थी, टू अंडरस्टैंड द डेलिंक्वेंसी अमंग बॉयज। So correct option will be option number B। ब्रेथवेट का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है ना। ब्रेथवेट ने शेमिंग वाला थ्योरी दिया था, तो यहाँ पर डेलिंक्वेंट बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, डेलिंक्वेंट गैंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेथवेट का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी हैज हाउ मेनी पोस्टुलेट्स? एंड ऑप्शंस हैं 8 पोस्टुलेट, 10 पोस्टुलेट्स, 6 पोस्टुलेट या 9 पोस्टुलेट्स। Okay, so correct option is 9 postulate। करेक्ट ऑप्शन इज 9 postulates। अभी कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले ही मैंने आपको डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली इसी पर फोकस किया था कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है उसमें 9 postulates हैं।
Okay, next question is under the Juvenile Justice Act of 2015 the special home is meant for। बहुत ही easy question है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें जो स्पेशल होम है वो किन बच्चों के लिए होता है? abandoned children, children in conflict with law, children in care of children in need of care and protection and mentally ill children। अब यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, यानी कि कोई दो ऑप्शन करेक्ट है। Okay, so correct option is children in conflict with law, ये तो हमें पता ही है स्पेशल होम उनके लिए होता है। Also children in need of care and protection is also the correct answer। So option number second and option number third are correct। If you have any doubt you can ask। Next question, question number 10, which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? स्पेशल होम, चिल्ड्रन होम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और इधर है आपका चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और इस तरफ है आपके पास चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इट विल बी गुड इफ यू मेंशन क्वेश्चन नंबर ऑल्सो। Okay, ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये करेक्टली मैच नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हमें पता है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किन के लिए होता है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए होता है स्पेशली, है ना। CN चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए होता है। ठीक है, जो JJB होता है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट? इनमें से कौन से फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रेडा एडलर, किरण बेदी, ब्रायन विलियम्स या फायोना जॉन। Yes, correct answer is Freda Adler। Next question is question number 12. The method relying on unconscious motives, repressed conflicts and the case study to explain criminal behavior is। So इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी बेसिकली साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अगर हम किसी पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर को समझना चाहते हैं और उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में, उसके अनकॉन्शियस जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या मोटिव्स हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हम इस मेथड को किस में पढ़ेंगे? साइको एनालिसिस में पढ़ेंगे
चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे? Yes, correct. Option number first is correct, that is psychoanalysis. Next question is Justice Verma Committee dealt with the issue of. Justice Verma Committee किस लिए बनाई गई थी? एंड ऑप्शन है आपके पास करप्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रिजन रिफॉर्म्स या रेप. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिस इज फॉर रेप. जस्टिस वर्मा कमेटी रेप के लिए बनाया गया था, रेप के ऊपर जजमेंट के लिए बनाया गया था. सो 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद इस कमेटी को फॉर्म किया गया था रेप की डेफिनेशंस में कुछ चेंज के लिए, जिसमें पहले रेप की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता था कि सिर्फ जो बॉडी का कोई पार्ट इंसर्ट करते हैं, है ना, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है सिर्फ वो इंसर्ट करने पर ही रेप माना जाएगा. लेकिन 2012 में ये जो कमेटी बैठी इसने रेप की डेफिनेशन को चेंज किया. अगर कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करते हैं तो वो भी रेप में काउंट होगा. तो कुछ चेंजेस करे थे इस कमेटी ने. तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में निर्भया रेप केस के बाद आई थी और इसने रेप के ऊपर सारे सजेशंस दिए थे. ओके, आई गेस नेटवर्क इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड क्रिमिनल पर्सनैलिटी. इनमें से किसने क्रिमिनल पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करा है? ऑप्शन है आपके पास अल्बर्ट कोहेन, जॉन कोहेन, आइसेंक या जो येट्स. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ओके, यस, correct answer is Eysenck, that is option number C is correct. Next question is sentencing alternatives that requires offenders to spend at least a part of their working for a community agency is called compensation, restitution, victim impact statement, community service. So question is कि offender को imprisonment ना देके कम्युनिटी एजेंसी में काम करने के लिए भेजा जाता है ना, कि कम्युनिटी के बीच में ही कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है. इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? कंपनसेशन कहते हैं उसको, या रेस्टिट्यूशन कहते हैं, या विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, या कम्युनिटी सर्विस कहते हैं. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कम्युनिटी सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटर टेररिस्ट पॉलिसीज डज नॉट इंक्लूड. काउंटर टेररिस्ट पॉलिसीज में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? टू इंक्रीज फिजिकल सिक्योरिटी, टू इंट्रोड्यूस स्पेशल एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन, टू इंक्रीज द साइज एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, टू एनकरेज टेररिस्ट ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यस, ऑप्शन नंबर डी. टेररिस्ट ग्रुप को एनकरेज करना इज नॉट इंक्लूडेड इन काउंटर टेररिस्ट पॉलिसीज. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल लेजिस्लेशन. इनमें से कौन सा सोशल लेजिस्लेशन है?
आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट या पीटा? सो पीटा का दूसरा नाम क्या है? इट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को ही पीटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमिटी इज मेंट फॉर द रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्मेशन लाने के लिए किस कमेटी को अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन है आपके पास कपूर कमिटी, वीएस कमिटी, मालिमत कमिटी एंड वोहरा कमिटी। ओके, the 17th का आंसर, 17th का इज डी ऑप्शन, दैट इज पीटा। I'm sorry, I forgot to mark it. ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए किस कमेटी को अपॉइंट किया गया था? It is option number C, मालिमत कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is correctly matched? White collar crime, probation, shaming, reckless. White collar crime is related to breath weight, probation is related to suspended sentence, shaming is related to Sutherland and reckless is related to labeling. कौन सा करेक्ट है? करेक्टली मैच्ड बताना है हमें। Yes, question answer number option number B is correct. Next question, who among the following was invited to examine prison condition in India as an UN expert? As an UN expert इनमें से किसको prison condition, इंडिया के prison condition को examine करने के लिए बुलाया गया था? And options है आपके पास कोफी अन्नान, वॉल्टर रेकलेस, डोनाल्ड क्रेसी और विलियम बेंटिक। Is it विलियम बेंटिक? ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्टर रेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन दोज हु वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स डिजर्व टू बी पनिश्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करी गई है। कहते हैं कि जो जिन लोगों ने भी राइट्स को वायलेशन किया है वो डिजर्व करते हैं पनिशमेंट। नो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्ट डेजर्ट। ठीक है, ये आपने इसमें पढ़ा होगा थ्योरी, जो रेट्रीब्यूशन की थ्योरी है उसमें हमने ये टर्म यूज किया है जस्ट डेजर्ट का।
जिसमें कहते हैं कि जो ऑफेंडर है उसने जिस तरीके का एक्ट किया है वो डिजर्व करता है टू बी पनिश्ड, ठीक है, जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जस्ट डेजर्ट। ओके, next question is question number 22. The court use of victim supplied information in the process of sentencing is called. विक्टिम जब जो कोर्ट है विक्टिम के द्वारा दिए गए इसी किसी इंफॉर्मेशन को सेंटेंसिंग के प्रोसेस में यूज करती है उसे क्या कहते हैं? यस, दिस इज सेम, एन आई फॉर एन आई वाला सेम वही है, बट मतलब उसी थ्योरी के अंदर ही आता है सब कुछ। अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं, जस्ट डेजर्ट और लेक्स टेलियोनीज, थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, ये सब सेम ही चीजें हैं। नो, करेक्ट आंसर इज विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट। देखो इस स्टेटमेंट से पता चला ना, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट है ना, विक्टिम के स्टेटमेंट से इम्पैक्ट पड़ रहा है तो और कोर्ट उसको यूज कर रही है सेंटेंसिंग के लिए, दैट इज व्हाई विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, Which one of the following is true about National Crime Record Bureau? इनमें से कौन सा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में सही बात है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? टू फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, टू ट्रेन पुलिस पर्सनल्स, टू कलेक्ट एंड प्रोसेस क्राइम स्टैटिस्टिक्स। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या करती है? क्राइम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करती है। कहाँ से? पुलिस स्टेशन लेवल से, है ना। मतलब एनसीआरबी करती है एससीआरबी से, एससीआरबी किससे करती है? पुलिस स्टेशन लेवल से करती है ना। तो पुलिस स्टेशन लेवल से जाता है एससीआरबी में, फिर एससीआरबी से कलेक्ट करती है एनसीआरबी। तो बेसिकली क्या कलेक्ट करते हैं? क्राइम स्टैटिस्टिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 1, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है तो इनमें से क्या होगा? फर्स्ट, नो कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या नन ऑफ द अबव? Yes, correct answer is B, that is perfect correlation. Next question is, who is the chairman of the All India Jail Reforms Committee 1980 to 1983? All India Jail Reforms Committee के चेयरमैन कौन थे? ये 1980 वाली जो ऑल इंडिया जेल रिफॉर्म कमेटी है ना, उसमें जस्टिस एएन मुल्ला जो है वो चेयरपर्सन थे, जस्टिस आनंद मुल्ला। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल टू विक्टिमाइजेशन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन बट बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो उनकी कोई गलती भी नहीं होती है बट फिर भी वो विक्टिमाइज हो जाते हैं बेस्ड ऑन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस वजह से वो जो विक्टिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद से अपने विक्टिम
नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो इजीली दे फॉल फॉर द विक्टिमाइजेशन। ऑप्शंस क्या है? विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम सेंटेंसिंग, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट और विक्टिम प्रेसिपिटेशन। विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं होगा ऑब्वियसली, विक्टिम सेंटेंसिंग भी नहीं होगा, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज विक्टिम प्रेसिपिटेशन। यस। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी करंट चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस मालिमथ। Yes, correct answer is Justice V रामासुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 27 का A इज करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीसी, या अभी जैसे एट प्रेजेंट टाइम हम इसको बीएनएस भी मान सकते हैं। बीएनएस इज अ प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंशियल लॉ, टॉर्ट और साइबर लॉ। Yes, correct answer is substantial law. Yes, Chandrika, you are right. Next question is question number 29. Section 3 के subsection 5 of BNS deals with joint liability, offense of murder, cheating या powers of session court. So correct option is option number A, that is joint liability. Joint liability क्या होता है कि जब कोई एक से ज्यादा लोग किसी एक क्राइम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट हो सकता है सबका रोल अलग अलग हो, लेकिन सबका जो फाइनल गोल था, फाइनल ऑब्जेक्टिव था, वो सेम है, तो उस केस में इसको जॉइंट लाइबिलिटी कहते हैं। सभी को सेम पनिशमेंट मिलेगा। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 4 लोगों ने मिलकर मतलब एक उनका गोल क्या बनाया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि वो एक लड़की का मर्डर करेंगे, ठीक है, और उनमें से सबका रोल अलग अलग था। किसी ने क्या है कि उस प्लानिंग स्टेज पर ही था, कोई किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन सेव थी, और फिर एक पर्सन ने जाके उस लड़की का जो है मर्डर कर दिया। तब सिर्फ ये जो पर्सन जिसने मर्डर किया है, सिर्फ इसको पनिशमेंट मिलेगी। बाकी जो लोग इन्वॉल्व थे प्लानिंग स्टेज पर भी या वैसे भी जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, वो उन सभी को इक्वली सेम पनिशमेंट मिलेगा, एज इफ वो सभी लोगों ने ही मर्डर किया हो, सबको वैसा ही सेम पनिशमेंट मिलेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज केस डायरी इज अ। केस डायरी क्या होता है? डायरी मेंटेन बाय मजिस्ट्रेट, डायरी मेंटेन बाय पुलिस ऑफिसर, डायरी मेंटेन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डायरी मेंटेन बाय प्रोबेशन ऑफिसर। Yes, correct answer is diary maintained by a police officer. Next question is M. McNaughton's rule is related to Dolly in capex, insanity, capital punishment, elder abuse. ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है,
यूजीसी नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट है। मैकनॉटन्स रूल किससे रिलेट करता है? यस, oh, yeah, no Chandrika, it is option number B, that is insanity. And sweetie, you are right, option number B is correct. मैकनॉटन्स रूल जो है इंसैनिटी को बताता है ना। और डॉली इनकेपेक्स क्या है कि अंडर 7 years ऑफ, इफ अ चाइल्ड इज अंडर 7 years तो ही इज कह सकते कि मतलब अगर कोई बच्चा जो कि 7 साल से कम उम्र का है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्राइम। उसने अगर कोई क्राइम कमिट भी किया होगा तो भी वो लायबल नहीं होगा, ही इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस। If a child is under 7 years, he is not liable for any offense. So that is Dolly incapax. So option number B is correct, that is insanity. Next question, question number 32. What does non-cognizable offense mean in BNSS? Non-cognizable offense का क्या मतलब है BNSS के अंदर? An offense that requires immediate arrest without warrant, an offense for which a police officer has no authority to arrest without a warrant, a highly severe offense, an offense that is not recorded in official statistics. ठीक है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? जिसमें बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती है, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर नेचर का है, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जिसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कि वो बिना वारंट के अरेस्ट करे। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, है ना। तो उसमें बिना वारंट के जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट का होना जरूरी है, अरेस्ट वारंट का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रिया का क्या मतलब होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्रिमिनल इंटेंशन, नेग्लिजेंस, क्राइम्स कमिटेड बाय मेन, मोडस ऑपरेंडाई। हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है? गिल्टी एक्ट, है ना। और मेंस्ट्रिया क्या होता है हमारा? यस, गिल्टी माइंड। यस, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रिया क्या है हमारा? क्रिमिनल इंटेंशन। यस, 33 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट किस सेक्शन के अंडर दे सकती है बीएनएसएस के?
ओके, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 482 ऑफ BNSS. नो, इट इज 482 ऑफ BNSS. ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद. अब ये सेक्शंस हमारे क्रोनोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होता याद करना, लेकिन ये जो मैं सेक्शंस आपको बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं. ये बार बार पूछे जाते हैं, रिलेटेड टू एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया या फिर बेल के प्रोविजंस के लिए हो गया. तो यहाँ पर ये कुछ सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे. आपको सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपको याद करने की जरूरत है. तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको सेक्शन नंबर भी नोट डाउन करवा रही हूँ, ताकि आप इसको नोट डाउन करो, और अगर एग्जाम में ये आता है तो आपको ध्यान रहनी चाहिए चीजें. तो सेक्शन 39 का सब सेक्शन 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? एक्चुअली जो सेक्शन 39 है वो बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की. ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन इन जनरल. लेकिन यहाँ पर आपसे सेक्शन के सबसेक्शन 2 के बारे में बात करी गई है. तो वो क्या है? वो बात करता है एक्सपर्ट एविडेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर एविडेंस है तो वो सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में डील किया जाएगा. यस चंद्रिका, यू आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. हु ऑथर्ड द बुक द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम? ये बुक किसने लिखी थी? द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम, ये बुक किसने लिखी थी? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हैंस वॉन हेंटिग. और यही अगर पूछा जाता विक्टिम एंड हिज क्रिमिनल, तब कौन होता? यस, स्टीफन शेफर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विक्टिम्स ऑफ क्राइम BNSS में किस सेक्शन के अंडर डिफाइंड है? 2 के सबसेक्शन 1Y, 2(1)W, 2(1)P या 2(WA? Correct option is A, 2(1)Y. Let's move on to next question. Question number 38. The test that determines the degree of association between two variables. जब किसी दो वेरिएबल्स के बीच में हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना होता है तो उनमें से कौन सा टेस्ट होता है? वो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेक्निक? नो, 38 का इट इज डी, दैट इज काई स्क्वायर टेक्निक. काई स्क्वायर टेक्निक में आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता करोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39.
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी फॉर्म में, या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर आएगा। ऑप्शन है आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। यस, 39 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to match the list 1 with list 2. hypothesis, hypothesis किससे रिलेट करेगा? yes, with validity. टूल किसके साथ जाएगा? सैम्पलिंग जाएगा स्नोबॉल के साथ, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है। एक मिनट, हाँ ओके, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, हाँ ओके। yes, purposive is also sampling, purposive is also non probability sampling। इसको ठीक कर लेते हैं, इसके बदले में मैं रैंडम सैम्पलिंग लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको कोटा सैम्पलिंग कर देते हैं, ठीक है। यस, करेक्ट, ओके। नाउ यू हैव टू मैच दिस लिस्ट। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, इसको वापस से करना होगा। सो इसमें भी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। सैम्पलिंग इज स्नोबॉल, सी का थर्ड ऑप्शन कहीं है ही नहीं, ये ऑप्शन सारे हैं गलत। ओके, देखो इसमें ये गलत है, क्योंकि सी में इधर तो सैम्पलिंग में स्नोबॉल आएगा, वो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए, हाँ सी का। अच्छा ओके, मैं गलत देख रही हूँ, हाँ ओके। सो ए का हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस हो जाएगा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसे भी है ना, हाइपोथेसिस हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और टूल हो जाएगा आपका वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं। यस, सैम्पलिंग इज, हाँ ये सही है ना, सैम्पलिंग का स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, और एनालिसिस हो जाएगा फिर आपका कोरिलेशन, ठीक है। तो नहीं सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ये सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज को, ठीक है। हाइपोथेसिस हो जाएगा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टूल हो जाएगा आपका वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए टूल, और सैम्पलिंग हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड एनालिसिस हो जाएगा आपका कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीटीईडी। सीपीटीईडी मीन्स crime prevention through ensuring deterrence, crime prevention through enabling deterrence, crime prevention through electronic devices, crime prevention through environmental design। so correct option क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41?
यस 41 का डी इज करेक्ट, इज क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट इज पीडोफिलिया इज रिलेटेड टू, बहुत इजी क्वेश्चन है। पीडोफिलिया इज रिलेटेड टू एडल्ट्री, स्पाउस अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, एल्डर अब्यूज। यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइल्ड अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम अंडर विच द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड गिल्टी एंड ही मस्ट प्रूव हिज इनोसेंस इज नोन एज। ऐसा सिस्टम, ऐसा यहाँ पे सिस्टम मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है कि ऐसा कौन सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जहां पर एक्यूज को गिल्टी मान लिया जाता है और उस पर्सन को अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है ना। जैसे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या प्रोसेस रहता है कि हम पर्सन का जब तक इनोसेंस प्रूफ नहीं करते तब तक हम, जब तक उसका गिल्टी प्रूफ नहीं करते हम उसको इनोसेंट मानते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर उस पर्सन को पहले गिल्टी ही माना जाता है एंड उस पर्सन को अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, इंक्विजिटोरियल सिस्टम, एडवर्सरी सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्विजिटोरियल सिस्टम। यस चंद्रिका यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीके बसु गाइडलाइंस डील्स विद, डीके बसु गाइडलाइंस किससे रिलेट करता है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स या राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। डीके बसु गाइडलाइंस जो है वो इनमें से किससे रिलेट करती हैं। इसका मैंने लेक्चर भी ले रखा है, आप लेक्चर को भी चेक कर सकते हैं। डीके बसु गाइडलाइंस के ऊपर बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया हुआ है मैंने। सो इट इज राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, है ना। यस 44 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन जेल रिफॉर्म्स कमिटी 1919। इनमें से कौन से चेयरमैन है इंडियन जेल रिफॉर्म कमिटी के 1990। ऑप्शंस क्या है, सर सीवी रमन, सर अलेक्जेंडर कार्डियू, सर कैनेडी, वॉल्टर सी रेकलेस। यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यस 45 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नो आई एम सॉरी इट्स नॉट वॉल्टर सी रेकलेस, इट इज अलेक्जेंडर कार्डियू। इट्स ऑप्शन नंबर बी एंड नॉट डी। दिस इज रॉन्ग, वॉल्टर सी रेकलेस इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट्स सर अलेक्जेंडर कार्डियू, इट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सर अलेक्जेंडर कार्डियू इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ वी हैव पैसेज एंड वी हैव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैसेज सॉल्व करने का जो मुझे सबसे इजी तरीका लगता है वो ये है कि पहले आप पैसेज को पढ़ लो और जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगता है उससे उसको पहले एक बार समझ लो कि वो पैसेज में कहना क्या चाहता है एंड उसके बाद क्वेश्चन पर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर पैसेज पे जाओ, ये मत करना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है, पैसेज को समझना है अच्छे से और फिर आप जाओ क्वेश्चंस पर। ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अटेंडिंग अ पैसेज, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ओके, सो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। In 1983, rape laws were made more stringent and the burden of proof was shifted to the accused in some cases. ठीक है, तो 1983 में रेप लॉज जो है उनको ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया किसके ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर इन कुछ केसेस। ठीक है, बट आयरनिकली दिस लेड टू डिक्लाइन इन कन्विक्शन रेट। ठीक है, इसकी वजह से कन्विक्शन रेट डिक्लाइन हो गया, मतलब कितना डिक्लाइन हुआ, 38% से अराउंड 24% डिक्लाइन हो गया फ्रॉम 1983 टू 2012, इस पीरियड के बीच में। नाउ रेप ऑल्सो हैपन्स टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन इंडिया। रेप जो है वो इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग क्राइम है एंड अकॉर्डिंग टू क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2012 it has grown over 900% since 1971. The stricter laws do not mean better justice, decrease in crime. More rape cases are committed by perpetrator known to the victim, that is over 98%. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ज्यादातर परपिट्रेटर हैं वो विक्टिम के नॉलेज में है,
अराउंड 98% ऑफ जो विक्टिम है अपने ऑफेंडर को जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन वर रेप लॉज मेड स्ट्रिंजेंट, रेप लॉज कब स्ट्रिंजेंट बनाए गए? और 46 का बी, ओके 1983, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यस चंद्रिका, यस स्वीटी, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ कन्विक्शन इन रेप केसेस, रेप केसेस के डिक्लाइन में किस चीज का रोल है? रेप लॉज वर रिलैक्स्ड, रेप लॉज वर मेड स्ट्रिक्टर, रेप लॉज वर रिमूव्ड और रेप लॉज वर अन्यूल्ड। 47 का आंसर क्या होगा? We have last few, I mean 3 questions, we have last 3 questions. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? यस 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम क्या है इंडिया में? थेफ्ट, रॉबरी, रेप और मर्डर। Yes, you all are correct. Option number C is correct, that is rape. The paragraph say that rape has grown 900%. What is the base year for this calculation? बेस ईयर क्या है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि रेप जो है 900% तक बढ़ चुका है, तो बेस ईयर क्या लिया है कैलकुलेशन का? Yes, correct. Option number B is correct. Next question, and this is the last question. 98% of the rape victims know their statistics, law, statute या offender. Yes, correct. That is option number D, that is offender. So this was the last question. Thanks for watching. And if you have any questions, we can talk for like 5 minutes more, and then we will end this live streaming. Okay. Okay, I will surely bring more questions on committees, different committees.
If you have any more questions, we can discuss.